हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। हिस्ट्री में थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में ना आज हम टॉपिक नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, द इनर वॉर इकोनॉमिक। इनर वॉर इकोनॉमिक। इनर वॉर इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि ये उस टाइम की बात हो रही है जब इंडिया का जो ट्रेड था ना ब्रिटेन के साथ चल रहा था, क्योंकि ब्रिटेन के हम कॉलोनी थे। और उस टाइम में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडिया से बहुत सारे आइटम्स का रॉ मटेरियल्स का ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और वहाँ के फैक्ट्रियों में बने जो भी कॉटन के मटेरियल्स थे वो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था। इस वजह से क्या था कि ब्रिटेन का इंडिया के साथ में था ट्रेड प्लस, ट्रेड सरप्लस था। ट्रेड सरप्लस मीन्स कि वो हमें बेचते ज़्यादा थे, खरीदते हमसे कम थे। क्यों कम खरीदते थे? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे सामान पे इंडियन आइटम्स के ऊपर में हैवी ड्यूटी लगा दी थी, जिससे यूरोपियंस को और खासकर ब्रिटेन के लोगों को इंडिया के सामान बहुत महंगे लगते थे। इसीलिए वो इंडिया से खरीदना पसंद ही नहीं करते थे। उनको जो है यूरोप में ही बने आइटम्स अच्छे और सस्ते लगते थे। इसलिए उनका जो है ट्रेड सरप्लस इंडिया के साथ में था। सारा कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। तब तक जो क्या होता है कि 1914 में पूरी दुनिया में एक वॉर छिड़ गई, जिसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों छिड़ी, कब छिड़ी, हमने क्लास 9th में ऑलरेडी इसको पढ़ लिया हुआ है, वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट क्या रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट ये रहा कि जितनी भी कंट्री इस वॉर के अंदर में भिड़ी एक दूसरे के साथ में, उनका बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्योंकि ये वॉर कोई एक दो दिन तक नहीं चली है, पूरे के पूरे 4 सालों तक चली। और इस पूरे के पूरे 4 सालों में पूरे के पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत सारे देखने को मिली है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब बहुत सारे कंट्री की गवर्नमेंट चेंज हो गई। बहुत सारे इकोनॉमिक में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये धंधा चल रहा था, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। फूड ग्रेन्स की जगह पे और वेपन्स का ट्रांसफर, वेपन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। ये जो वर्ल्ड वार हुआ, इसमें पहली बार ये देखा गया कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार है। इंडस्ट्रियल वार क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब इंडस्ट्री, बहुत सारी कंट्री ने इंडस्ट्री अपने वहाँ इसलिए लगाई कि अपने वहाँ क्या बना सके, मशीन गन, टैंक्स बना सके, एयरक्राफ्ट बना सके, केमिकल वेपन बना सके। और वे लार्ज स्केल पे, एक दो नहीं बनाना है, लार्ज स्केल पे बनाना है। क्योंकि हर एक दूसरी कंट्री, हर एक कंट्री जो अपने दुश्मन को हराना चाहती थी, वो ये सोचती थी अगर हमारे पास बहुत सारे मशीन गन होंगे, टैंक्स होंगे, तो हम युद्ध में जीत जाएंगे। इसके कारण क्या हो गया कि चारों तरफ अब इंडस्ट्री लग रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वार भी बोलते हैं। साइड में देख रहे हैं यहाँ पे एक टैंकर है, टैंकर में लोग यहाँ पे आग लगा रहे हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम की इमेज है जो ब्रिटेन के द्वारा ली गई थी। इस वॉर के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी गई, बहुत सारे लोग की डेथ हुई, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जब जाने जाएंगे तो आपको लगता है कि फैमिली में कोई इनकम कमाने के लिए घर से बाहर निकलेगा, बहुत नहीं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। चारों तरफ डर का माहौल। 4 सालों तक बेचारे लोग, कई लोग भूख के कारण मर गए, अपने घरों में दबे रह गए। और लोगों में जो हाउस होल्ड्स थे, जो कमाने वाले लोग थे, जब घर से बाहर कहीं कमाने ही नहीं जाएंगे तो उनका इनकम तो कम होना ही है। इनकम भी कम हो गया। वॉर जब खत्म हो गया तो ब्रिटेन जो है इसको रिकैप्चर करने में फेल हो गया। क्या रिकैप्चर करने में? हमने बताया कि 60 से ज़्यादा देशों पे ब्रिटेन ने गुलाम बना के रखा था, 60 से ज़्यादा देशों को। लेकिन जो डोमिनेंस किसी जमाने में ब्रिटेन का हुआ होता था ना, अब वो डोमिनेंस ब्रिटेन का धीरे 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 घट गया। इंडियन मार्केट की बात करें या फिर जापान की बात करें, अब ब्रिटेन की जगह कौन ले रहा था धीरे धीरे? जापान। जापान इसलिए क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा क्या बन गए, टेक्सटाइल हब्स बन गए। बहुत सारे क्या बन गए, टेक्सटाइल हब बन गए। वहाँ पे मिनरल्स की एक्सपोर्ट की जाने लगी, वहाँ पे वेपन्स लगे बनने, बहुत सारे चेंजेज हुए। और ब्रिटेन को इसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ा कि आने वाले सालों में इनके हाथों से एक एक करके कॉलोनी जाने लगी, जाने लगी, जाने लगी, जाने लगी। और ब्रिटेन का जो सूरज था क्या हो गया,
ध्वस्त हो गया। ब्रिटेन ने, आपको पता है कि युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे देशों से पैसे उधार लिए। ब्रिटेन ने यूएस से पैसे लिए बहुत ज़्यादा, उधार लेकर के अपने वहाँ हथियार बनाते थे, अपने जो सोल्जर्स थे उनको सैलरी देते थे। बहुत बड़ा कर्जा इनके ऊपर में यूएस का लग गया। इसके अलावा भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। क्यों होगा? जब पूरा का पूरा देश युद्ध लड़ेगा तो उस टाइम में कोई जॉब देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई। जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी तो फैमिली का खर्चा कहाँ से चलाएंगे आप? फैमिली का खर्चा कहाँ से चलाएंगे? जो सेविंग्स आपने कर रखी होगी वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी तो किसी ना किसी टाइम में खत्म हो गई होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गई, एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी वो भी क्राइसिस में चली गई। क्यों? क्योंकि कोई खेती करने थोड़े ना जाएगा। खेती कर रहा है, पता चला उसके सर पे आके बम गिर गया, ब्लास्ट कर जाएगा वहीं पे बेचारा। ये बच्चे को देख रहे हैं कि बैनर लेके, एक पोस्ट कार्ड लेके अपील कर रहा है गवर्नमेंट से, प्लीज गिव माय डैड अ जॉब। अपने पापा के लिए बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पापा को कोई जॉब दे दो। इतनी ज़्यादा क्राइसिस थी उस टाइम में ब्रिटेन के अंदर में, पूरे के पूरे यूरोप में। इवन अगर वीट का प्रोडक्शन देखें, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेंड हुआ ड्रामेटिकली। क्यों हुआ एक्सपेंड? इन तीनों कंट्री को अगर आप ध्यान से देखें, पूरे के पूरे यूरोप से दूर है। आप अमेरिका को देखिए, कनाडा को देखिए, पूरे दूसरे कॉन्टिनेंट पे है। अमेरिका में युद्ध थोड़े ना हो रहा है, युद्ध हो कहाँ रहा है? वॉर हो रही है यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो आपकी फसल बर्बाद होगी कहाँ? यूरोप कॉन्टिनेंट में ना। तो यहाँ पे जो है कुछ उगाया ही नहीं जा रहा है। उगाया कहाँ जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में कितना दूर है, कनाडा में, अमेरिका में। यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि लोग इधर युद्ध लड़ रहे हैं, बिना खाए तो जिंदा रहेंगे नहीं। तो फूड की सप्लाई करने के लिए कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन की गई और इसको ये लोग बेचने लगे। और ये डिक्लाइन की कहाँ पे? ईस्टर्न यूरोप में। ईस्टर्न यूरोप में क्यों ना डिक्लाइन करेंगे भैया? यहाँ पे तो एक्सिस पावर थे ना। यूक्रेन का इलाका हो गया आपका, ये जो बाल्टिक नेशंस है, इन इलाकों में युद्ध चल रहा है, वो खेती कोई थोड़े ना करेगा बैठ करके। इसके अलावा भी ग्रेन्स की जो प्राइजेस थी धीरे धीरे कम होने लगी। रूरल एरिया में लोगों की इनकम कम हो गई। फार्मर्स को लगा कि भाई अब वो डेट में जा रहे हैं, बहुत सारे कर्ज में डूब रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं होते थे खेती करने के लिए। वहाँ पे जो लैंड ओनर्स होते थे उनसे पैसे लेके खेती कर रहे हैं। अब उनको डेट नहीं चुकाएंगे तो क्या आपको नया लोन देंगे? और जब उनको आप जो उनका पुराना लोन लिए हैं नहीं चुकाएंगे तो आपका क्या, वो जो आप मोनेटरियम रखे होंगे, जो गिरवी कुछ रखे होंगे, वो आपसे लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जो भी वो लोग सामान रखते थे वो भी उनका चला गया बेचारों का। फिर भी रिकवरी करने में बहुत बहुत टाइम लगा किसको? यूरोप को। लेकिन इन सब चीज़ों से रिकवरी कौन कर गया? अमेरिका। अमेरिका क्यों रिकवरी किया? इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में जो वेपन्स बन रहे थे ना, इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि यूरोप के अलग अलग कंट्रियों से दोस्ती किया। और दोस्ती इसलिए किया क्योंकि ये क्या करते थे, सबको खाना चाहिए भाई। सबसे दोस्ती की और अपने वहाँ फ्रूट ग्रेन्स जो उगा रहे थे इनको बेचने लगे। इससे इनके पास ढेर सारा पैसा आया। इसी के इसी के साइड में यूएस ने क्या किया कि अपने वहाँ वेपन्स लगे बनाने, बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स लगे बनाने। और अलग अलग ऑस्ट्रिया के साथ टाई अप कर लिया, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ में, ब्रिटेन के साथ में टाई अप करके उनको हथियार लगे बेचने। और हथियार बेचते थे, उससे इनको पैसा मिलता था। इसके अलावा भी ये इन यूरोप के अलग अलग कंट्रियों को पैसे उधार देते थे, तो उसका जो इंटरेस्ट बाद में मिलना था वो इनकी कमाई थी। यही वो टाइम पीरियड था कि यूरोप जो था ना धीरे धीरे वीक होने लगा। और यूएस को देखेंगे, वो अमीर हो रहा है, अमीर हो रहा है, अमीर हो रहा है। जो आप यूएस देखते हैं ना, वर्ल्ड की सुपर पावर है, उसका उसका स्टार्टिंग कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार के तुरंत बाद में ही। तो यूएस की इकोनॉमी बूम कर रही है और बाकी लोगों की डिक्लाइन कर रही थी। अब क्या हुआ कि यहाँ के जो ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं, यूएस के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या कि बिजनेस माइंडेड लोग थे, इन्होंने कहा कि हमें ना बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस भी ऐसे कि प्रोडक्शन एक दो तीन चीज़ों का नहीं होना चाहिए, एक ही बार हजारों लाखों प्रोडक्ट्स बने, जिसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक साथ जब बहुत लार्ज अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हैं? मास प्रोडक्शन। जब मास प्रोडक्शन होगा तो कंजप्शन भी होगा। क्यों कंजप्शन होगा? कि पॉपुलेशन तो रुक नहीं रही है ना, पॉपुलेशन भी बढ़नी है, डिमांड भी बढ़नी है। तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। ये साइड में जिनका पिक्चर देख रहे हैं ना,
इन व्यक्ति का नाम है हेनरी फोर्ड। कौन है ये? हेनरी फोर्ड है। हेनरी फोर्ड को जो है पायनियर माना जाता है किसका? मास प्रोडक्शन का। इन्होंने दिमाग दिया था कि दुनिया के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए किसी भी चीज का प्रोडक्शन एक एक करके ना किया जाए, बल्क में किया जाए। क्या किया जाए? बल्क में किया जाए। तो इन्होंने यूएस इकोनॉमी के अंदर में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, मास प्रोडक्शन। कौन थे ये? हेनरी फोर्ड। इन्होंने क्या किया कि हाउसिंग, कंज्यूमर हाउसिंग सेक्टर में बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाए, रियल एस्टेट सेक्टर में, और बहुत सारे जो कंज्यूमर्स खरीदने वाली चीज़ें थे उन सारी चीज़ों में इन्होंने पैसे लगाए, अपना बिजनेस बूम करवाया। 1920 के दशक के बाद में इन्होंने कार कंपनी भी खोली थी, जिसमें कहा कि असेंबली लाइन लगी होगी, देख रहे हैं ना असेंबली लाइन, यहाँ पे नीचे वो रबड़ की वो होती है, स्ट्रिप होती है, उस पर गाड़ियाँ ऐसे आगे आगे सरकती रहती हैं, इसे असेंबली लाइन बोलते हैं। तो ये असेंबली लाइन किसके लिए बनी थी? कार प्लांट लगा दिया भाई साहब ने कि यहाँ पे कारें बनेंगी, और कारें एक साथ कई सारी बनेंगी असेंबली लाइन पे। और इससे क्या हो गया कि जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें सामान बनती हैं तो वो सामान क्या होता है? सस्ता होता है, चीपर हो जाता है, फास्ट तरीके से बनता है, और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो ये जो असेंबली लाइन थी, इससे क्या हो गया कि वर्कर्स को एक ही काम करने में थोड़ा सा मजा आने लगा। एक ही काम करना था, अलग अलग लोगों को जॉब भी मिल गई, और अलग अलग लोगों को जॉब भी मिल गई, और क्रिएटिविटी और पंचुएशन भी हो गया इसमें थोड़ा सा। लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, और इससे क्या होगा कि फाइनली बेनिफिट ये हुआ कि बहुत ज़्यादा आउटपुट बढ़ने लगा। हेनरी फोर्ड को ये लगा कि अब इससे क्या होगा भाई, इनकी न कार बिक रही है तो कमाई किसकी बढ़ेगी? हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड ने इतना ज़्यादा पैसा इससे कमा लिया, फिर से इस सारे पैसे को किस में लगाने लगे? अगेन कोई नया इंडस्ट्री सेटअप कर दिया, फिर से प्रोडक्शन लाइन में बढ़ा दिया। ये सब करते 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 बंदा जो है इतने ज़्यादा पैसे कमा लिया कि इसको क्या बोला गया कि बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन बोला जाता है, जो हेनरी फोर्ड ने लिया था। ठीक है, अभी तक के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो लेक्चर्स को थोड़ा सीरियसली लिया करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई करिए घर पे। ऑनलाइन जब पढ़ाई करना है तो थोड़ा मेहनत करिए आप लोग भी। वीडियो लेक्चर जा रहा है, वीडियो नहीं देखते हैं, या फिर देखते हैं तो नोट्स नहीं बना रहे, गलत बात है बिल्कुल भी। नोट्स देखिए, नोट्स बनाइए, और वीडियो लेक्चर सही में ध्यान से देखिए। स्कूल्स खोलने की संभावनाएं मार्च तक नहीं है, तो हो सकता है कि आपका सिलेबस ऑनलाइन वीडियो के थ्रू ही कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।